क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया जिस इंसान को घमंडी समझती रहे, असल में वही सबसे बड़ा शिकार निकले? फिल्मी दुनिया की चमक दूर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, उसके पीछे छिपे अंधेरे उतने ही गहरे होते हैं। यहाँ तालियां भी मिलती हैं और तन्हाई भी। यहाँ रिश्ते भी बनते हैं और एक पल में बिखर भी जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक चीज होती है वो कहानी जो कभी पूरी सुनाई ही नहीं जाती। कई बार एक नाम को बदनाम करने के लिए सच की जरूरत नहीं पड़ती, बस कुछ अफवाहें, कुछ अधूरे किस्से और लोगों की बनाई हुई धारणाएं ही काफी होती हैं। फिर सालों तक वही बातें इतिहास बनकर दोहराई जाती रहती हैं, जबकि असली सच कहीं पर्दे के पीछे दम तोड़ता रहता है। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी महिला जिसे किसी ने बेहद महत्वाकांक्षी कहा, किसी ने घमंडी, किसी ने रिश्ते तोड़ने वाली, तो किसी ने अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करने वाली। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब सच था तो फिर इतने साल बाद भी उनके बारे में बहस क्यों खत्म नहीं हुई? क्या वाकई उन्होंने अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया था, या फिर वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन गई थीं जहां ताकतवर लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी की भी छवि बदल सकते थे? इस कहानी में आपको शोहरत मिलेगी, प्यार मिलेगा, टूटे हुए रिश्ते मिलेंगे, ऐसे फैसले मिलेंगे जिन्होंने एक पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी, और सबसे बढ़कर मिलेगा वो सच जो शायद आज तक पूरी तरह सामने ही नहीं आ पाया। लेकिन याद रखिए, हर आरोप सच नहीं होता और हर खामोशी गुनाह की निशानी भी नहीं होती। तो आइए एक एक परत हटाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चमकती दुनिया के पीछे छिपा सबसे बड़ा राज क्या था। क्या सचमुच सिमी गरेवाल ने सुपरस्टार बनने के लिए पहले राज कपूर का इस्तेमाल किया और फिर बाद में उन्हें ही बदनाम करने की कोशिश भी की? और क्या वाकई में अपने होने वाले पति क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी को सिमी गरेवाल ने मानसिक रूप से इतना ज्यादा परेशान किया कि तंग आकर उन्होंने सिमी के बजाय शर्मिला टैगोर से शादी कर ली? और क्या ये सच है कि कर्ज फिल्म के सेट पर सिमी गरेवाल बार बार सुभाष घई और टीना मुनीम को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म से लगभग बाहर ही फेंक दिया गया था? और क्या ये सचमुच एक ऐसा भी समय आया था जब सिमी गरेवाल के सारे पैसे लुट गए थे और वो पूरे तरीके से कंगाल हो चुकी थी? और क्या वाकई में सिमी गरेवाल की आज़ादी और उनके करियर की वजह से उनके पति रवि मोहन ने उन्हें छोड़ दिया था? और क्या ये सच है कि सिमी गरेवाल की फेमस टॉक शो रिदु विद सिमी गरेवाल से जलकर बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स ने उनका शो जबरदस्ती बंद करवा दिया था? इन सारे सवालों के जवाब आज हम उनकी कहानी में तलाशेंगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां विवाद है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसने बेहद कम उम्र में एक ऐसा सपना देखा था जो उस दौर की लड़कियों के लिए सोचना भी नामुमकिन था। 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के एक बेहद रईस और आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार में सिमी गरेवाल का जन्म हुआ। उनके पिता जीएस गरेवाल इंडियन आर्मी में एक बड़े ऑफिसर थे। परिवार में अनुशासन, क्लास और तहबीज की कोई कमी नहीं थी। सिमी का बचपन भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में बीता। उनकी परवरिश लंदन के एक बेहद पॉश इलाके में हुई, जहां उन्होंने न्यूहैम कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। लंदन के उस माहौल ने सिमी को वो अंग्रेजी लहजा, वो उठने बैठने का तरीका और वो क्लास दिया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। लेकिन इस रही और आलीशान जिंदगी के पीछे एक ऐसी लड़की थी जिसके दिल में बचपन से ही सिर्फ एक ही धुन सवार थी, सिनेमा। सिमी जब सिर्फ 5-6 साल की थी, उन्होंने तब से ठान लिया था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है। इंग्लैंड में रहते हुए वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखा करती थी। उनके दिल में राज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्में देखकर एक अजीब सी कशिश पैदा होती थी। लेकिन एक मिलिट्री अफसर के परिवार में किसी लड़की का फिल्मों में जाने की बात करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। जब सिमी ने अपने माता पिता के सामने एक्ट्रेस बनने की इच्छा जाहिर की तो घर में जैसे तूफान आ गया। उनके पिता साफ तौर पर इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि फिल्मी दुनिया उनके जैसे प्रतिष्ठित परिवार की लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन सिमी के अंदर एक जबरदस्त जिद थी, एक ऐसा पागलपन था जिसे कोई भी अनुशासन दबा नहीं सकता था। उन्होंने घर पर रोना धोना शुरू किया, खाना पीना छोड़ दिया। वो हफ्तों तक अपने कमरे में बंद रहती थी और सिर्फ एक ही रट लगाए रखती थी कि उन्हें इंडिया जाना है और फिल्मों में काम करना है। उनकी माँ ने आखिरकार सिमी की इस दीवानगी के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने सिमी के पिता को समझाया कि अगर इसे नहीं जाने दिया तो ये लड़की खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। आखिरकार साल 1961 में महज 14 साल की उम्र में सिमी गरेवाल अपनी मां के साथ मुंबई आ गईं। मुंबई की चकाचौंध और यहाँ का माहौल उनके लिए बिल्कुल नया था।
लंदन की शांत और साफ गलियों से निकलकर मुंबई की भीड़ भाड़ और फिल्मी दफ्तरों के चक्कर काटना सिम्मी के लिए एक बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक था। वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती थीं, उनका लहजा पूरे तरीके से ब्रिटिश था और उस दौर के बॉलीवुड में ऐसी लड़कियों के लिए जगह बनाना नामुमकिन माना जाता था। मेकर्स उन्हें देखते ही रिजेक्ट कर देते। कोई कहता कि तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा है, कोई कहता कि तुम बहुत दुबली हो, तो कोई उनके अंग्रेजी अंदाज का मजाक उड़ाता था। सिम्मी हर रोज़ अपनी माँ के साथ अलग अलग स्टूडियोज़ के चक्कर काटती थी। रिजेक्शन हमेशा एक ही मिलता था, लड़की बहुत खूबसूरत है लेकिन बॉलीवुड के सांचे में फिट नहीं बैठती। कई महीनों की इस कड़ी मशक्क़त और लगातार मिलने वाले रिजेक्शन ने सिम्मी को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके पिता की बात सही थी, शायद वो वाकई एक गलत दुनिया में आ गई थी। लेकिन सिम्मी के अंदर की भूख अभी मरी नहीं थी। वो हार मानकर लंदन वापस लौटने को तैयार नहीं थी। तभी उनकी जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ आया। साल 1962 में डायरेक्टर महबूब खान अपनी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था सन ऑफ इंडिया। इस फिल्म के लिए उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो खूबसूरत हो और जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो। जब सिम्मी गरेवाल महबूब खान के सामने ऑडिशन के लिए पहुंची तो महबूब खान उनकी पर्सनैलिटी और उनके बात करने के अंदाज से बेहद इंप्रेस हुए। उन्होंने सिम्मी को फिल्म में एक छोटा सा लेकिन अहम रोल दे दिया। सन ऑफ इंडिया से सिम्मी का डेब्यू तो हो गया लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई। फिल्म के फ्लॉप होने से सिम्मी को वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इंडस्ट्री ने उन्हें फिर से एक बार साइड एक्ट्रेस या एक्स्ट्रा के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूर गगन की छांव में, जो कि 1964 को आई थी, जैसी फिल्म में किशोर कुमार के साथ काम किया। फिल्म को क्रिटिक्स ने सराहा लेकिन सिम्मी को वो स्टारडम नहीं मिल पा रहा था जो एक मेन स्ट्रीम लीड एक्ट्रेस को मिलता है। वो लगातार काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें एक शो पपीज या अंग्रेजन लड़की के रोल तक ही सीमित रख रही थी। लेकिन सिम्मी का असली संघर्ष और उनका बड़ा ब्रेक अभी आना बाकी था। वो पल जिसने सिम्मी गरेवाल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो साल था 1965 की फिल्म तीन देवियां। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे बॉलीवुड के सदाबहार सुपरस्टार देवानंद। देवानंद उस समय इंडस्ट्री के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो थे। जब सिम्मी को इस फिल्म के लिए चुना गया तो उनके पैर जमीन पर नहीं थे। फिल्म में सिम्मी ने एक बेहद मॉडर्न, क्लासी और पढ़ी लिखी लड़की राधा का किरदार निभाया। ये किरदार उनके असली व्यक्तित्व के बेहद करीब था। जब तीन देवियां सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो सिम्मी गरेवाल रातों रात पूरे देश की नजरों में आ गई। देवानंद के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म के गाने सुपर हिट रहे और सिम्मी की वो इमेज एक सोफिस्टिकेटेड, खूबसूरत और इंडिपेंडेंट महिला की पहली बार बड़े पर्दे पर मजबूती से स्थापित हुई। इस फिल्म की सफलता के साथ ही सिम्मी का लंबा संघर्ष खत्म हुआ और बॉलीवुड में उनके नाम का सिक्का चलना शुरू हो गया। उन्हें बड़ी फिल्में, बड़े बैनर्स और बड़े स्टार्स के साथ काम करने के ऑफर्स मिलने लगे। यहाँ से सिम्मी गरेवाल की जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जहाँ नाम, शोहरत और कामयाबी उनके कदमे चूमने वाली थी। लेकिन इसी कामयाबी के साथ उनकी जिंदगी में दाखिल होने वाले थे वो विवाद जिन्होंने उनके करियर की दिशा को पूरे तरीके से बदल दिया। तीन देवियों की सफलता के बाद सिम्मी गरेवाल इंडस्ट्री की एक बेहद डिमांडिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर से हुई। राज कपूर उस समय अपनी त्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर की प्लानिंग कर रहे थे। इस फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बोल्ड किरदार था मैरी, एक ऐसी स्कूल टीचर का जिससे फिल्म का मुख्य किरदार राजू, जिसे ऋषि कपूर ने निभाया था, एक तरफा प्यार करने लगता है। इस रोल के लिए राज कपूर को एक ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी जो न केवल खूबसूरत हो बल्कि उसमें एक इंटरनेशनल अपील और बोल्डनेस भी हो। जब राज कपूर ने सिम्मी ग्रेवाल को मैरी के रोल के लिए अप्रोच किया तो इंडस्ट्री के कई लोग हैरान रह गए। उस दौर के मीडिया और इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि सिम्मी गनीवाल ने राज कपूर के आरके कैंप में एंट्री पाने के लिए बहुत ही सोची समझी प्लानिंग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम्मी जानती थी कि राज कपूर और उस जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस के बीच के रिश्ते में जो करवाहट आई है उसकी वजह से आरके कैंप में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। सिम्मी ने बहुत ही चालाकी से राज कपूर के उस इमोशनल फेस का फायदा उठाया। वो राज कपूर की कला की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और उनके साथ एक गहरा पर्सनल बॉन्ड बनाने में कामयाब रहीं। मेरा नाम जोकर 1970 में जो आई थी, मिस सिम्मी गरेवाल ने मेरी का किरदार जो निभाया उसने पूरे देश में सनसनी मचा दी।
फिल्म में एक सीन था जहां सिम्मी गरेवाल के किरदार को कपड़े बदलते हुए दिखाया गया था और ऋषि कपूर का किरदार उन्हें झाड़ियों के पीछे से चुपकर देखता है। 1970 के भारतीय सिनेमा के हिसाब से ये सीन बेहद ही बोल्ड था। इस सीन ने रातों रात सिम्मी गरेवाल को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। लोग उनके इस बोल्ड अंदाज से हैरान थे, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने से राज कपूर गहरे आर्थिक संकट और डिप्रेशन में चले गए। इंडस्ट्री इनसाइडर का दावा है कि जैसे ही सिम्मी को एहसास हुआ कि आरके कैंप अब डूब रहा है और राज कपूर के पास उन्हें देने के लिए और कोई बड़ी फिल्म नहीं है, उन्होंने राज कपूर से दूरियां बनानी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया सोर्सेज का कहना है कि सिम्मी ने कुछ इंटरव्यूज में दबे हुए शब्दों में ये तक कह दिया कि राज कपूर ने फिल्म में उनके बोल्ड सीन का इस्तेमाल सिर्फ पब्लिसिटी बटोरने के लिए किया था। और एक डायरेक्टर के तौर पर वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग और डोमिनेटिंग थे। इस बात से राज कपूर बेहद आहत हुए। आरकेएम के करीबी लोगों का कहना था कि सिमी गरेवाल ने राज कपूर के नाम और उनके बैनर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पहचान पुख्ता करने के लिए किया, और जब राज कपूर का बुरा दौर आया तो उन्होंने न सिर्फ उनका साथ छोड़ दिया बल्कि उन पर कीचड़ उछालने का भी काम किया। सिम्मी के इस कथित मौका परस्त इमेज ने इंडस्ट्री के कई बड़े बैनर्स को उनके खिलाफ कर दिया। लोगों को लगने लगा कि सिम्मी गरेवाल जितनी बाहर से सौम्य और शांत दिखती है, अंदर से वो उतनी ही कैलकुलेटिव और महत्वाकांक्षी है। इस विवाद ने सिम्मी के करियर को पहला बड़ा झटका दिया और भले ही उन्हें काम मिलता रहा, लेकिन बड़े डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने से कतराने लगे। राज कपूर के साथ हुए इस विवाद की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि सिम्मी गरेवाल की पर्सनल लाइफ में एक ऐसा तूफान आया जिसने पेज 3 के खबरों को हफ्तों तक गर्म रखा। ये बात है 1960 के दशक के आखिरी सालों की, जब सिम्मी गरेवाल का नाम भारतीय क्रिकेटर टीम के सबसे हैंडसम और सबसे रॉयल कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी के साथ जुड़ा। मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें लोग प्यार से टाइगर पटौदी कहते थे, उस समय देश के सबसे एलिजिबल बैचलर थे। वो पटौदी के नवाब थे, भारतीय क्रिकेटर के कप्तान थे और अपनी रॉयल्टी और लुक्स के लिए जाने जाते थे। दूसरी तरफ सिम्मी गरेवाल थी, लंदन से पढ़ी लिखी, बेहद खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड। जब ये दोनों पहली बार एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले तो इनके बीच एक जबरदस्त अट्रैक्शन हुआ। दोनों का क्लास, दोनों का बैकग्राउंड और दोनों की पसंद नापसंद बहुत मिलती थी। जल्दी ये मुलाकात प्यार में बदल गई। सिम्मी और टाइगर पटौदी का अफेयर उस दौर का सबसे चर्चित अफेयर बन गया। दोनों को हर बड़ी पार्टी, क्रिकेट मैच और इवेंट्स में साथ देखा जाने लगा। सिम्मी अक्सर टाइगर के मैच देखने स्टेडियम जाती थी और टाइगर सिम्मी के फिल्म सेट पर पहुंच जाते थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी और इनकी शादी की खबरें सुर्खियां में आने लगी थी। सिम्मी पूरे तरीके से पटौदी खानदान की बहू बनने के सपने देख रही थी, लेकिन फिर अचानक इस रिश्ते में करवाहट आ गई। मीडिया और इंडस्ट्री में इस बात की जबरदस्त चर्चा थी कि इस रिश्ते के टूटने की असली वजह कोई और नहीं बल्कि खुद सिम्मी गरेवाल थी। इंडस्ट्री इनसाइडर और पटौदी परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि सिम्मी इस रिश्ते में बेहद पॉजेसिव और डोमिनेटिंग हो गई थी। वो टाइगर पटौदी की जिंदगी के हर फैसले को कंट्रोल करना चाहती थी। वो इस बात पर नजर रखती थी कि टाइगर किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके क्रिकेट दौर पे भी सिम्मी का दखल बढ़ने लगा था। टाइगर पटौदी, जो स्वभाव से बेहद आज़ाद ख्याल और एक नवाब थे, उन्हें सिम्मी का ये हद से ज़्यादा दखल एक पिंजरे की तरह लगने लगा। दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर तीखी बहस होने लगी। फिर जो हुआ उसने सब कुछ सोच में डाल दिया। इसी दौरान टाइगर पटौदी की मुलाकात बॉलीवुड की एक और मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से हुई। शर्मिला का अंदाज सिम्मी से बिल्कुल अलग था। वो चुलबुली थी, आज़ाद मिजाज की थी और उन्होंने कभी टाइगर पर किसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम्मी को जब एहसास हुआ कि टाइगर शर्मिला की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने टाइगर पर जबरदस्त दबाव बनाया कि वो शर्मिला से मिलना बंद कर दे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। टाइगर पटौदी सिम्मी के इस बर्ताव से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने एक दिन सिम्मी के अपार्टमेंट पर जाकर साफ साफ कह दिया कि ये रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता। कहा जाता है कि उस शाम सिम्मी के घर पर जबरदस्त ड्रामा हुआ था। सिम्मी ने टाइगर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन टाइगर अपना फैसला कर चुके थे। वो सिम्मी के घर से निकले और सीधे शर्मिला टैगोर के पास चले गए। इस ब्रेकअप ने सिम्मी को बुरे तरीके से तोड़ दिया।
जनता और मीडिया में सिम्मी की इमेज एक ऐसी महिला की बन गई जो अपने पार्टनर को स्पेस नहीं दे सकती, जो ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग है। शर्मिला टैगोर और टाइगर पटौदी की शादी के बाद सिम्मी गरेवाल पूरे तरीके से अलग थलग पड़ गए और इस पर्सनल सेटबैक का असर उनके फिल्मी करियर पर भी दिखने लगा। पटौदी के साथ हुए इस दर्दनाक ब्रेकअप के बाद सिम्मी गरेवाल ने खुद को पूरे तरीके से काम में झोंक दिया। वो अपनी पर्सनल जिंदगी के खालीपन को अपने प्रोफेशनल सफलता से भरना चाहती थी। इसी सिलसिले में साल 1980 में उनकी जिंदगी में आई एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें कल्ट स्टेटस तो दिया, लेकिन साथ ही उनके करियर का सबसे बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया। वो फिल्म थी सुभाष घाई की म्यूजिक थ्रिलर कर्ज में ऋषि कपूर और टीना मुनीम लीड रोल में थे। जबकि सिम्मी गरेवाल को एक बेहद चैलेंजिंग और नेगेटिव किरदार ऑफर हुआ था कामिनी वर्मा का। कामिनी एक ऐसी औरत थी जो पैसे की लालच में अपने ही पति, जिसका रोल राज किरण ने निभाया था, का मर्डर कर देती है। ये एक प्योर विलेन का रोल था। सिम्मी ने इस रोल को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सेट पर जो कुछ हुआ उसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मीडिया सोर्सेज और फिल्म के क्रू मेंबर्स का कहना है कि सिम्मी गरेवाल ने कर्ज के सेट पर पैर रखते ही अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए थे। वो खुद को इंडस्ट्री की सीनियर और सबसे क्लासी एक्ट्रेस मानती थी, जबकि टीना मुनीम उस समय नई आई थी और सुभाष घई भी अपने पैर जमा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम्मी को हर छोटी चीज से दिक्कत थी। वो फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेकर डायलॉग्स तक में दखल देती थी। उनका मानना था कि उनके सीन्स को और बेहतर और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। विवाद तब और बढ़ गया जब सिम्मी गरेवाल का ईगो क्लैश डायरेक्टर सुभाष घई के साथ हुआ। सुभाष का ये एक ऐसे डायरेक्टर थे जो सेट पर किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे। जब सिम्मी ने उन्हें सीन्स को डायरेक्ट करने के तरीके पर सलाह देनी शुरू की तो सेट पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री इनसाइडर का दावा है कि सिम्मी ने अपनी को स्टार टीना मुनीम को जानबूझकर नीचा दिखाने की भी कोशिश की। वो टीना के एक्टिंग स्किल का मजाक उड़ाती थी और उनके शॉट के समय ऐसे कमेंट करती थी जिससे टीना नर्वस हो जाए। कहा जाता है कि सिम्मी के नखरों और रोज के ड्रामे की वजह से ऊटी में चल रहा फिल्म का शेड्यूल कई दिन तक लेट हो गया, जिससे फिल्म का बजट उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गया। मेकर सिम्मी के इस रवैये से इस कदर तंग आ चुके थे कि एक समय पर उन्हें फिल्म से रिप्लेस करने की भी बात सोची जा रही थी, लेकिन ऋषि कपूर के बीच बचाव की वजह से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऋषि और सिम्मी के रिश्ते मेरा नाम जोकर के समय से बहुत अच्छे थे। जब कर्ज रिलीज हुई तो सिम्मी गरेवाल के काम की बहुत ही तारीफ हुई। कामिनी के किरदार में उन्होंने जान फूंक दी थी, लेकिन इस सफलता की आड़ में जो सच छुपा हुआ था वो ये था कि सिम्मी ने इंडस्ट्री में अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। सुभाष घई ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी सिम्मी के साथ काम नहीं किया। टीना मुनीम ने भी अपने करीबी दोस्तों से सिम्मी के बर्ताव की शिकायत की थी। बॉलीवुड में ये बात आग की तरह फैल गई कि सिम्मी गरेवाल के साथ काम करना एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द है। वो अपनी सीनियरिटी का रोब झाड़ती हैं और सेट पर माहौल खराब करती हैं। कर्ज जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म देने के बाद भी सिम्मी को बड़े कमर्शियल सिनेमा से ऑफर्स मिलना लगभग बंद हो गए। शायद फिर जो हुआ वो आपको चौंका कर रख देगा। 1980 के दशक की शुरुआत तक सिम्मी गरेवाल बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सिनेमा से लगभग बेदखल हो चुकी थी, लेकिन एक कलाकार के तौर पर उनके अंदर की भूख अभी मरी नहीं थी। जब उन्हें एक्टिंग के ऑफर्स मिलने बंद हो गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और रिस्की फैसला लिया, डायरेक्शन की दुनिया में उतरने का। सिम्मी हमेशा से एक परफेक्शनिस्ट रही थी। उन्होंने राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे महान डायरेक्टर के साथ काम किया था और उनसे सिनेमा की बारीकियां सीखी थी। साल 1985 में उन्होंने एक फिल्म लिखी और उसे खुद डायरेक्ट करने का फैसला किया। फिल्म का नाम था रुखसत। ये एक इंटेंस ड्रामा फिल्म थी जिसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, अनुराधा पटेल, अमरीश पुरी और मार्क जुबेर जैसे बड़े कलाकारों को कास्ट किया। रुखसत के निर्माण के दौरान सिमी गरेवाल ने अपनी पूरी जमा पूंजी और अपनी आत्मा इस प्रोजेक्ट में झोंक दी। वो खुद इस फिल्म की प्रोड्यूसर थीं, डायरेक्टर थीं और उन्होंने फिल्म की एडिटिंग में भी पूरा वक्त दिया। वो सेट पर हर चीज को परफेक्ट देखना चाहती थीं, चाहे वो लाइटिंग हो, कॉस्ट्यूम हो या एक्टर्स की परफॉर्मेंस। मिथुन चक्रवर्ती, जो उस समय के सबसे बिजी और बड़े स्टार थे, उन्होंने भी सिमी के विजन की इज्जत की और उन्हें पूरा सहयोग किया। लेकिन जब साल 1988 में रुखसत सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद सिमी को थी। फिल्म को क्रिटिक्स ने तो सराहा, सिमी के डायरेक्शन की तारीफ भी हुई, लेकिन आम दर्शकों ने फिल्म को पूरे तरीके से नकार दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़े डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म ने सिमी गरेवाल को न केवल इमोशनली तोड़ दिया बल्कि फाइनेंशियली भी उसे बहुत बड़े संकट में डाल दिया। उनकी बरसों की कमाई इस फिल्म की नाकामी के साथ बह गई। रुखसत की असफलता के बाद सिमी को एहसास हो गया कि बॉलीवुड का ये दौर अब उनके विजन और उनकी कला को समझने के लायक नहीं है। इंडस्ट्री में उनके दुश्मन इस नाकामी पर मजे ले रहे थे। लोगों का कहना था कि सिमी गरेवाल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो वो एक फ्लॉप डायरेक्टर है।
इस दौरे झटके, एक्टिंग करियर का खत्म होना और डायरेक्शन में पूरी तरीके से फ्लॉप होना ने सिमी को पूरे तरीके से आइसोलेशन में धकेल दिया। उन्होंने फिल्मी पार्टियों में जाना छोड़ दिया, मीडिया से दूरी बना ली और मुंबई के अपने आलीशान अपार्टमेंट में वो एक गुमनाम जिंदगी जीने लगी। लेकिन सिमी गरेवाल की कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। जो औरत बचपन से अपनी जिद के दम पर लड़ने छोड़कर मुंबई आ सकती थी, वो इतनी आसानी से हार कैसे मान लेती। 1990 के दशक के मिड में जब भारत में सैटेलाइट टेलीविजन का बूम आ रहा था, सिमी ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो उस समय के भारतीय टीवी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने एक सेलिब्रिटी टॉक शो की प्लानिंग की, जहां स्टार सिर्फ अपनी फिल्मों का प्रमोशन करने नहीं आएंगे, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज और इमोशंस भी शेयर करेंगे। इस तरह से साल 1997 में स्टार प्लस पर शुरुआत हुई एक ऐसे शो की जिसने भारतीय टेलीविजन का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। रिदम व्यू विद सिमी गरेवाल। सफ़ेद रंग के आलीशान सेट पर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी सिमी गरेवाल जब अपने जाने पहचाने सॉफ्ट और एलिगेंट अंदाज में बैठती थीं, तो सामने वाले सेलिब्रिटी का डिफेंस अपने आप टूट जाता था। सिमी के पास एक ऐसी जादुई कला थी कि वो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, रेखा, यहाँ तक कि रतन टाटा और जयललिता जैसी बड़ी हस्तियों से भी वो बातें उगलवा लेती थी जो उन्होंने दुनिया के किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं बताई थी। शो सुपरहिट हो गया। हर हफ्ते लोग टीवी स्क्रीन से चिपक जाते थे, ये देखने के लिए कि इस बार सिमी गरेवाल किस बड़े स्टार के आंसू निकालने वाली है या किसके दिल के राज खोलने वाली है। रिदम व्यू विद सिमी गरेवाल ने सिमी को वो स्टारडम और ऐश्वर्य वापस दिलाया जो बॉलीवुड उनसे छीन चुका था। वो अब टीवी की क्वीन बन चुकी थी। उनका शो 5 सीजन तक चला और उसकी टीआरपी आसमान छू रही थी। सिमी गरेवाल का नाम एक बार फिर से पूरी इंडस्ट्री में अदब के साथ लिया जाने लगा। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस जबरदस्त सफलता के पीछे भी एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, जिसने सिमी गरेवाल को एक ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं थी। रेंदिस व्यू विद सिमी गरेवाल की जबरदस्त कामयाबी ने सिमी को टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बना दिया था। हर बड़ा सेलिब्रिटी उनके शो पर आने के लिए बेताब रहता था। लेकिन इस कामयाबी के साथ ही चैनल के अंदर और बॉलीवुड के गलियारों में सिमी के खिलाफ एक नई साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। इंडस्ट्री के कुछ बेहद प्रभावशाली लोग, खासकर बॉलीवुड के एक बहुत बड़े और पावरफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैंप को सिमी गरेवाल का ये बढ़ता हुआ कद सही नहीं आ रहा था। मीडिया सोर्सेज का कहना है कि उस दौर में टॉक शो का फॉर्मेट बदल रहा था। सिमी का शो बहुत ही डिग्निफाइड, इमोशनल और गहरा होता था, लेकिन कुछ नए मेकर्स चाहते थे कि शो में थोड़ा गॉसिप हो, थोड़ा मसाला हो और सेलिब्रिटी एक दूसरे की बुराई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। सिमी गरेवाल अपने शो के फॉर्मेट और उसकी गरिमा के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने चैनल के बड़े अधिकारियों को साफ कह दिया कि उनका शो कोई चीप गॉसिप शो नहीं है, बल्कि एक क्लासिक इंटरव्यू शो है। लेकिन कॉर्पोरेट की दुनिया और बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स के आगे सिमी की ये जिद भारी पड़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सिंडिकेट ने चैनल पर दबाव बनाना शुरू किया कि सिमी के शो को रिप्लेस करके एक नया, ज्यादा गॉसिप और यूथ ओरिएंटेड टॉक शो लाया जाए। ये दबाव इस कदर बढ़ा कि साल 2004 में जब रेंदिस व्यू विद सिमी गरेवाल अपने 5वें सीजन के पीक पर था और उसकी टीआरपी जबरदस्त थी, चैनल ने अचानक इस शो को बंद करने का फैसला कर लिया। ये फैसला सिमी गरेवाल के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। उन्हें बिना किसी ठोस वजह के इस शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके तुरंत बाद उसी चैनल पर एक नए डायरेक्टर का टॉक शो शुरू हुआ, जिसने सिमी के उसी स्लॉट और फॉर्मेट को एक नए गॉसिप वाले अंदाज में पेश किया। सिमी को साफ समझ में आ गया था कि उन्हें बॉलीवुड के पावरफुल लोगों ने मिलकर टेलीविजन से भी बेदखल कर दिया है। उन्होंने मीडिया में खुलकर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके करीबी दोस्तों का कहना था कि सिमी इस धोखे से अंदर से पूरे तरीके से टूट चुकी थी। जिस शो को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसे उन्होंने एक ब्रांड बनाया था, उसे कुछ लोगों के ईगो की वजह से खत्म कर दिया गया और ये मोड़ उनके करियर का आखिरी वो बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा साबित हुआ, जिसने उन्हें पूरे तरीके से गुमनामी के रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, क्या सिमी गरेवाल वाकई वैसी ही थी जैसा मीडिया और उनके दुश्मनों ने उन्हें पोर्ट्रे किया? क्या वो वाकई एक मैनिपुलेटिव, पॉसेसिव और घमंडी एक्ट्रेस थी जिसने अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल किया और सेट पर अपने नखरों से दूसरों का करियर खराब किया? या फिर सच कुछ और ही था जिसे बॉलीवुड के बंद कमरों से कभी बाहर आने ही नहीं दिया गया? सिमी गरेवाल के ऊपर लगे आरोपों की लिस्ट जितनी लंबी थी, उसकी हकीकत उतनी ही पेचीदा थी। लेकिन जब हम इस कहानी की परतों को एक एक करके उधेड़ना शुरू करते हैं तो तस्वीरें पूरे तरीके से बदल जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राज कपूर और आरके कैंप वाले उस गंभीर आरोप से। कहा गया कि सिम्मी ने नरगिस के जाने के बाद राज कपूर के अकेलेपन का फायदा उठाया और काम निकल जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। लेकिन हकीकत के दस्तावेज कुछ और ही गवाही देते हैं।
साल 2070 में जब मेरा नाम जोकर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरे तरीके से फ्लॉप हुई, तो राज कपूर आर्थिक रूप से पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके थे। इंडस्ट्री के जिन बड़े बड़े स्टार्स और डिस्ट्रीब्यूटर ने उनके साथ सालों तक मलाई खाई थी, वो रातों रात आरके स्टूडियो का रास्ता भूल गए। लेकिन सिम्मी गरेवाल ने कभी राज कपूर का साथ नहीं छोड़ा था। सच तो यह है, सिम्मी उस दौर की चुनिंदा एक्टर्स में से एक थीं जो राज कपूर के उस डिप्रेशन वाले फेज में उनके साथ रहीं। फिल्म में उनके उस बोल्ड सीन को लेकर जो विवाद हुआ, उसमें मीडिया ने सिम्मी को ही दोषी ठहराया कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए ये सब किया। लेकिन क्या एक 22-23 साल की नई एक्ट्रेस के पास इतनी पावर थी कि वो देश के सबसे बड़े शोमैन के फिल्म में अपनी मर्जी से कोई सीन डाल सके या एडिट करवा सके? बिल्कुल नहीं। राज कपूर एक बेहद डिमांडिंग और परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर थे। सिम्मी ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर उनके विजन को स्क्रीन पर उतारा था। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो रूढ़िवादी भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से ने फिल्म की नाकामी का ठीकरा उस बोल्ड सीन और सिम्मी गरेवाल के ऊपर फोड़ दिया। राज कपूर को बचाने के लिए मीडिया ने सिम्मी को मौकापरस्त घोषित कर दिया, जबकि सिम्मी ने कभी भी राज कपूर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा राज कपूर को अपना मेंटर और एक जीनियस माना, लेकिन इंडस्ट्री ने एक अकेली लड़की को बलि का बकरा बनाना ज्यादा आसान समझा। अब आते हैं नवाब मंसूर अली खान पटौदी के साथ हुए उस हाई प्रोफाइल ब्रेकअप पर सिम्मी पर आरोप लगा कि उनकी जरूरत से ज्यादा पजेसिव और कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से टाइगर पटौदी उनसे दूर हो गए। लेकिन अगर हम उस दौर की कड़ियों को जोड़ें तो कहानी बिल्कुल उलट नजर आती है। सिम्मी गरेवाल एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थीं, लंदन में पली बढ़ी थीं और अपने सेल्फ रिलायंस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थीं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर पटौदी एक ऐसी रियासत के नवाब थे जहां औरतों को हमेशा पर्दे में या पुरुषों के फैसलों के अधीन रहने की आदत थी। दिक्कत सिम्मी के पॉजिटिवनेस में नहीं थी, दिक्कत सिम्मी के आत्मसम्मान और उनकी आजाद ख्याली में थी। सिम्मी उस दौर की उन गिनी चुनी औरतों में से एक थीं जो किसी नवाब के सामने भी बराबरी के हक की बात करती थीं। पटौदी परिवार के पारंपरिक ढांचे को एक फिल्मी और इतनी मॉडल लड़की कभी रास नहीं आई। जब शर्मिला टैगोर की एंट्री हुई, जो पटौदी खानदान के हिसाब से ज्यादा पारंपरिक और उस माहौल में ढलने के लिए तैयार थीं, तो टाइगर ने सिम्मी से दूरी बना ली। मीडिया ने पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता के तहत सारा दोष सिम्मी के माथे मढ़ दिया कि वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थीं। किसी ने ये नहीं देखा कि एक औरत जिसने अपने जीवन के कई साल एक रिश्ते को दिए, उसे एक झटके में बिना किसी ठोस वजह के छोड़ दिया गया। सिम्मी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने ब्रेकअप के बाद विक्टिम कार्ड नहीं खेला। वो चुप रहीं और उनकी इसी खामोशी को लोगों ने उनका घमंड और उनकी गलती मान लिया। और वो तीसरा विवाद जिसने सिम्मी की फिल्मी करियर को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया, कर्ज के सेट पर सुभाष घई और टीना मुनीम के साथ उनका ईगो क्लैश। आरोप था कि सिम्मी ने अपनी सीनियरिटी का रौब झाड़ा और नखरे दिखाए। लेकिन अगर हम एक डायरेक्टर और एक परफेक्शनिस्ट एक्टर के बीच के अंतर को समझें तो सच सामने आ जाता है। सिम्मी गरेवाल ने सत्यजीत रे जैसे लेजेंड के साथ अरण्यर दिन रात्रि जैसी क्लासिकल फिल्मों में काम किया था। वो सिनेमा की उस बारीकी को समझती थीं जहां हर शॉट, हर एक डायलॉग का एक मतलब होता था। सुभाष घई उस समय कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। सेट पर सिम्मी का दखल घमंड की वजह से नहीं, बल्कि फिल्म को बेहतर बनाने की उनकी पैशनेट जिद की वजह से था। टीना मुनीम के साथ उनके विवाद को भी मीडिया ने कैट फाइट का रंग दे दिया ताकि गॉसिप मैगजीन बिक सके। असल में सिम्मी सिर्फ अपने काम को लेकर संजीदा थीं और वो चाहती थीं कि सेट पर अनुशासन रहे। लेकिन उस दौर के बॉलीवुड में अगर कोई पुलिस एक्टर सेट पर सजेशन देता था तो उसे क्रिएटिव इनपुट माना जाता था, और जब वही काम कोई पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली महिला करती थी तो उसे नखरेबाज और इंटरफियरिंग का टैग दे दिया जाता था। सुभाष घई और इंडस्ट्री के अन्य पुरुषों को एक ऐसी महिला से दिक्कत थी जो उनके सामने आंखें मिलाकर अपनी राय रख सकती थी। नतीजा ये हुआ कि सिम्मी को एक मुश्किल एक्ट्रेस साबित करके साइडलाइन कर दिया गया। इन सारे विवाद ने मिलकर सिम्मी गरेवाल के करियर और उनकी पर्सनल लाइफ को जो जख्म दिए, उनकी कीमत उन्होंने अकेलेपन से चुकाई। बिजनेसमैन रवि मोहन के साथ उनकी शादी का टूटना भी इसी का एक हिस्सा था। रवि मोहन का परिवार चाहता था कि सिम्मी अपनी फिल्मी दुनिया, अपना स्टाइल और अपनी आजादी छोड़कर दिल्ली की एक पारंपरिक बहू बन जाए। सिम्मी ने कोशिश भी की, वो कई सालों तक दिल्ली में रहीं, लेकिन अपने अंदर के कलाकार और अपनी पहचान को मारना उनके लिए मुमकिन नहीं था।
बिना किसी करवाहट की ये शाली टूट गई, लेकिन समाज ने फिर यही कहा कि सिमी गरेवाल एक घर नहीं बसा सकती। करियर के मोर्चे पर जब उन्होंने रेंडर व्यू से सफलता पाई, तो वहां भी बॉलीवुड के बड़े सिंडिकेट ने उनके साथ वही किया जो वो हमेशा से करते आए थे। उनकी डिग्निफाइड शो को बंद करवाकर गॉसिप और लाउड टीवी को बढ़ावा दिया गया। सिमी ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, ना ही कभी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनकर पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी, भले ही इसके लिए उन्हें पूरी तरह से अकेला क्यों न रहना पड़ा हो। आज साल 2026 में जब हम सिमी गरेवाल के उसी दौर की को स्टार्स जैसे शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी या रेखा को देखते हैं, तो वो सभी आज भी किसी न किसी रूप में इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्हें सम्मान मिलता है, उनके पास उनके परिवार हैं या वो पब्लिक लाइफ में एक्टिव हैं। इसके विपरीत सिमी गरेवाल पूरे तरीके से गुमनामी पर चली गईं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो उस दौर के बॉलीवुड के हिसाब से बहुत ज्यादा क्लासी और बहुत ज्यादा साफ सुथरी थीं। वो उस गंदे कड़े मुकाबले और चापलूसी का हिस्सा कभी बन नहीं पाईं, जो बॉलीवुड में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी होता है। सिमी गरेवाल का पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में कभी कभी आपका बहुत ज्यादा परफेक्ट होना ही आपका सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। उन्होंने कभी किसी से हमदर्दी नहीं मांगी। आज भी वो अपने अकेलेपन में पूरी शान से अपने सफेद साड़ियों और मोतियों के हार के साथ जी रही हैं। वो आज भी उतनी ही गरिमामयी हैं जितनी 1970 के दशक में थीं। इंडस्ट्री भले ही उन्हें भुलाने की कोशिश करे, लेकिन भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास में उनका नाम हमेशा सोने के अक्षरों में लिखा रहेगा, क्योंकि उन्होंने ग्रेस और एलिगेंस की जो लकीर खींची है, उसे पार करना आज के किसी भी स्टार्स के बस की बात नहीं है। किसी इंसान की पूरी जिंदगी को कुछ सुर्खियों, कुछ अफवाहों और कुछ अधूरी कहानियों में समेट देना शायद सबसे बड़ा अन्याय होता है। समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन एक बार किसी की बनाई गई छवि अक्सर सालों तक लोगों के दिमाग में जिंदा रहती है। हो सकता है इस कहानी के कुछ सवालों के जवाब कभी पूरी तरह न मिले, हो सकता है कुछ बातें हमेशा रहस्य बनी रहें, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी इंसान का सच सिर्फ उन कहानियों से तय नहीं किया जा सकता जिन्हें दुनिया सबसे ज्यादा दोहराती है। शोहरत जितनी तेजी से मिलती है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से छीनी भी जा सकती है। और कई बार सबसे बड़ी लड़ाई कैमरे के सामने नहीं, बल्कि इंसान के अंदर चल रही होती है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग इतिहास में सिर्फ अपने काम से नहीं, बल्कि अपने संघर्ष से भी याद किए जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको महसूस हुआ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर पक्ष को समझना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही रिसर्च आधारित और दिल को छू जाने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, दुनिया अक्सर वही कहानी याद रखती है जो सबसे ज्यादा सुनाई गई हो, लेकिन इतिहास हमेशा उस सच का इंतजार करता है जो सबसे आखिर में सामने आता है।